हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से करनी भी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। और बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि समय अभी भी बहुत है, तो देख लीजिए 7 मंथ पास होते आपको समय नहीं लगा, और जो बचा हुआ समय है वो भी आपको पता नहीं चलेगा कब पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी से आप लोग सीरियस होकर पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन टाइम तक आते आते आप लोग का मल्टीपल रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोग सारा सब्जेक्ट जो है कवर भी कर लेंगे। एक सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए आप लोग को अभी से ही सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके थे कि हम लोग जितने भी सब्जेक्ट है उसके हर एक चैप्टर को क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो उसी के सीरीज में हम लोग आज के इस लेक्चर में साइंस का चैप्टर 1 का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग को पढ़ाने से पहले हम कुछ बात बता देना चाह रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हम क्या सोचे हैं कि जितने भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए कि हम साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइंस में 14 चैप्टर है। तो हम एक चैप्टर को हम लेकर के समझा रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग अभी इस वीडियो में चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का हम लोग पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी पूछता है, असर्शन रीजन बेस्ड भी पूछता है, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी पूछता है, केस बेस्ड स्टडी पूछता है, एक्टिविटी बेस्ड पूछता है। ठीक है, और इनसाइड और एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट क्या बना देंगे, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें हर एक चैप्टर का आप लोग जाइएगा तो चैप्टर वाइज आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इससे आप लोग को असर्शन रीजन का प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें केवल आप जाइएगा तो असर्शन रीजन ही चैप्टर वाइज मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर मिक्स रहेगा, नहीं। पहला चैप्टर का अगर केमिस्ट्री का है तो पहला चैप्टर का केवल असर्शन रीजन जितना हो सकता है, जितना पूछा गया है, जितना हो सकता है, सारा का सारा आपको उसमें मिल जाएगा पार्ट वाइज करके। वीडियो के जितने भी पार्ट्स होंगे सारे पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको उसमें डाला रहेगा। इससे आप लोग को फायदा क्या होगा कि आप लोग इधर उधर कंफ्यूज नहीं रहिएगा, और जिसको ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मन होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, जिसको असर्शन रीजन पढ़ने का मन होगा असर्शन रीजन पढ़ेगा। वो एक एक करके आपको सीक्वेंस में सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग इसमें हम सोचे हैं कि ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कराने का आप लोगों को क्या रीजन है कि जैसे मान लीजिए कि आपको असर्शन रीजन बनाना है, केस बेस्ड स्टडी बनाना है, कोई भी क्वेश्चन जो है ना आप लोग को उसमें ऑब्जेक्टिव का यूज करना ही करना है। यानी आपको पहले से एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना, आपका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो उससे आपको असर्शन रीजन बनाने में भी हेल्प होगा, बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना तो आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। इसलिए आप लोग को हम इस सेशन से ऑब्जेक्टिव से सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वीडियो पे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बड़ी बात बता दें कि इसमें आप लोग देखिएगा कि एक मिनट, आप लोग देखिएगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई भी स्टूडेंट ये पढ़ेंगे ना तो ये कहेंगे कि सर इतना इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग को हम पहले ही बता दिया कि आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इजी लेवल का रहने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इजी लेवल के रहने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इजी लेवल सेंस की अगर मान लीजिए हम स्टार्टिंग में ही बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कराने लगे, बहुत ही मॉडरेट या हार्ड टू लेवल का कराने लगेंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैप्टर को पढ़े भी नहीं हैं, या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या पढ़े भी हैं तो उनका रिवीजन नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम आप लोग को इजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेंगे कि सर इतना इजी करा रहे हैं, ऐसा तो सीबीएसई पूछता नहीं है। मुझे पता है कि सीबीएसई इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो काफ़ी डीपली और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछता है। लेकिन आप लोग को जो है इजी लेवल का आना चाहिए। इजी लेवल का आएगा ना तब आप हाई लेवल के या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, कर पाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। इसीलिए आप लोग को हम इजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको वीडियो मिलेगा देखते चलिएगा कि लेवल हमेशा बढ़ाते जाएंगे, और एक ऐसा लेवल आएगा कि केवल उसमें हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। मतलब आप लोग हम बोले थे ना स्टार्टिंग में कि किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चैप्टर 1 से जितना भी हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया है, जितना पूछा जा सकता है, और जितना हो सकता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाला है, वो सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में करा देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो वीडियो है वो पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे चैप्टर 1 से, जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सबको पार्ट वाइज करके आपको वीडियो मिल जाएगा उसके प्लेलिस्ट में। आप लोग अच्छे से एक एक करके देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग पार्ट वाइज ही देखिएगा,
ऐसा नहीं कि कोई पार्ट 2 देख लें, पार्ट 1 पहले देखिएगा, तब आप लोगों को पार्ट 2 देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के स्क्रीन पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है शो हो रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो खुद से आप क्वेश्चन का आंसर लगाने का भी कोशिश करिएगा। ऐसे तो हम आपको लास्ट में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ही, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग पहले जल्दी से पढ़ लीजिएगा पॉज करके, और खुद से ही आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। फिर आप लोग जिसको नहीं पता होगा उसका एनालिसिस भी आप लोग सुन लीजिएगा कि क्या आंसर होगा और क्यों होगा। देखिए पहला नंबर है, देखिए आप लोगों को पहले ही बता दें, कोई ये नहीं कहेंगे बड़ी इजी, इसमें हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट को लगेगा जो पढ़ लिए हैं कि बस सर बहुत ज़्यादा इजी करा रहे हैं। तो आप लोगों को पहले ही बता दिए है ना इजी कराने का क्या रीजन है। आप लोग बस शांत होकर के अच्छे से देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे क्यों इजी हम करा रहे हैं। और आपको नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा ना उसका आप लोग लेवल देख लीजिएगा, फिर आप लोग कहिए कि सर जो है लेवल पीछे वाला का काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब देखिए चेंज जो है, चेंज का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में लोग पढ़े होंगे कि कोई भी चेंज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल चेंज दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल, मतलब जनरली चेंज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज का मतलब जो रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज जो इरिवर्सिबल होता है, यानी जिसको एक बार वो अगर कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर से इनिशियल स्टेज में नहीं लाया जा सकता है, वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो इसमें पूछा हमसे कि कौन सा केमिकल चेंज है। तो देखिए पहला नंबर है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी एक बार आइस को अगर हम मेल्ट करा देते हैं तो वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर से अगर हम लोग फ्रीज करें तो हमारा वो फिर से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो रिवर्सिबल हो गया, यानी ये हमारा केमिकल चेंज तो हुआ नहीं। सेकेंड क्या है, सेकेंड है हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर। सेकेंड हमारा क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फिर कंडेंसेशन प्रोसेस उसको जब हम लोग कोल्ड करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो फिर से वो जो वेपर होगा धीरे धीरे वाटर के ड्रॉप्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से ये क्या होगा, वाटर के हम लोग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल हो गया। अगर हम लोग बात करें डिजॉल्विंग ऑफ शुगर, शुगर का डिजॉल्व होने का, तो शुगर का डिजॉल्व होने का, शुगर को अगर हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो फिर से वाटर को अगर हम वेपराइज करते हैं हीट दे करके, तो जो भी हमारा बर्तन होगा, यूटेंसिल्स होगा, उसमें हमारा शुगर जो है लेफ्ट हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस ए बी डी, ये तीनों के तीनों प्रोसेस क्या है, ये फिजिकल चेंज से रिलेटेड है, यानी ये रिवर्सिबल है। एक हमारा क्या है, सी नंबर, ठीक है ना। एक हमारा क्या है, ये जो सी नंबर है, ये सी नंबर आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये हमारा ये दिख रहा है कि रिबन होता है पिंक कलर का। मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या होता है, पिंक कलर का। जो पढ़े होंगे ऑफलाइन में उनको पता होगा, बताए होंगे कि मैग्नीशियम रिबन पिंक कलर का होता है, और जलने के बाद जो है व्हाइट कलर का एश प्रोवाइड करता है, यानी राख देता है उजले कलर का, ठीक है ना। और वो जो राख है वो बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है। तो आप पढ़े होंगे कि केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो हो जाएगा वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसका आंसर जो होगा वो केमिकल चेंज हो जाएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए आंसर क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ सेटिस्फाइड बाय बैलेंसिंग इक्वेशन। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है, यानी जो चैप्टर आप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी में इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें आपको पढ़ाया गया था कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन सा लॉ जो है फॉलो किया जाता है। इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स जो लॉ है ये आपको गैस के बिहेवियर को बताता है, जो कि क्लास 11th में पढ़ना है। तो ये आप लोगों को पता है, ये तो होगा नहीं, ये आप लोगों को पता है कि ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम रहने देते हैं। सी नंबर क्या है, एवोगाड्रो लॉस, ये भी आपको क्लास 11th में ही पढ़ना है। चार्ल्स लॉ, ये भी आपको 11th में ही पढ़ना है। तो आपको ना बहुत, देखिए होता क्या है कि कभी कभी कोई आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप इससे आपको हम बहुत कुछ ट्रिक भी बताएंगे, टेक्निक भी बताएंगे। आप लोग बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना जिसको एग्जाम में बैठे हैं और उसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि मतलब क्वेश्चन का आंसर पढ़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिएगा ना, एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। मतलब जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें ऐसे देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ नहीं होगा, एवोगाड्रो लॉ नहीं होगा, चार्ल्स लॉ नहीं होगा, बचा कौन सा हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बचा हमारा, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये होगा हमारा आंसर। अब ये क्यों होगा वो समझ लीजिए। जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बताता है, देखिए क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में आप ये पढ़े होंगे कि दो तरह के आपको लॉ पढ़ाया गया था केमिकल कॉम्बिनेशन में। एक क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। एक आपका था प्रोपोर्शन से रिलेटेड, और एक आपका क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास।
कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया था कि मास जो है क्लास 9th में आपको बताया गया था कि कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अगर दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे समझे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जैसे मान लीजिए कि हमारा केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं जिनको रिएक्टेंट बोला जाता है, उसमें जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उनके नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो सेम रहेंगे आफ्टर रिएक्शन के बाद भी, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी जो एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका नंबर जो होगा वो सेम होगा, और नंबर जब सेम होगा तो मास भी ऑब्वियसली सेम होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि उसका मास जो है वो कंजर्व रहता है, और इस कंजर्वेशन ऑफ मास को ही शो करने के लिए, उसको अप्लाई कराने के लिए हम लोग किसी भी अनइक्वल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन आंसर पे ही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए तो क्या है, गैस इवॉल्व्ड इन जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी Zn प्लस HCl। अगर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, यानी कौन सा गैस निकलता है। आप एक चीज समझिए कि जब आप पढ़िएगा चैप्टर 1 तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था एक्टिविटी 1.3, और एक्टिविटी 1.3 में आपको बताया गया था कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और उसमें छोटे छोटे जिंक के ग्रेनुअल्स डालने यानी टुकड़े डालने हैं। जैसे ही हम लोग देखें कि उसमें जिंक के टुकड़े डाल रहे थे, ठीक है, जैसे ही उसमें हम लोग जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे थे तो देखिए कि उसके ऊपर ना ये कह सकते हैं कि एक छोटे छोटे गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हो गया टुकड़े डालने के बाद, ठीक है ना। छोटे छोटे गैस के क्या हुआ, बबल्स देखने हम लोग उन टुकड़े के ऊपर छोटे छोटे गैस के बबल्स हम लोग देख रहे थे, और जो बबल्स थे वो किसके बबल्स थे, वो बबल्स थे किसके, हाइड्रोजन गैस के। किसके बबल्स थे, हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराने पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल नहीं होगा, बचा कौन सा हमारा, हाइड्रोजन गैस। और हम लोग समझे भी हैं। तो इससे आपको ना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि जिंक जो है इसके अगर हम लोग जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो कौन सा गैस रिएक्ट होगा, कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है ना। और हम लोग उसका एक्टिविटी 1.3 में हम लोग पढ़े भी थे। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, पढ़िए तो। रस्टिंग रिक्वायर्स, रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग आप पढ़े हैं चैप्टर 1 में ही कि रस्टिंग का मतलब कि कोई भी ऐसे मेटल्स, ठीक है ना, जब किसी भी कुछ ऐसे सब्सटेंस के थ्रू अटैक किए जाते हैं जिनके वजह से इनका जो कलर हुआ है वो डिस्कलर हो जाता है, इनका जो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वो डैमेज होता है, ठीक है ना, और उस मेटल्स के ऊपर एक अनदर लेयर जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो कहते हैं इन सारे कह सकते हैं कि सारे सिम्टम को देख करके हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया, रस्टिंग हो गया है। तो रस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, और केवल एयर नहीं, मॉइस्ट एयर, यानी कि इस रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपको मॉइस्चर और एयर दोनों। तो इसको देखते हुए ड्राई एयर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता ही नहीं है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होगा, नाइट्रोजन खुद जो है वो नॉन रिएक्टिव गैस होता है, ठीक है ना, ये एक तरीके से रिएक्शन करता ही नहीं है। और सनलाइट तो बिल्कुल नहीं, सनलाइट के होने से तो मॉइस्चर जो है वो वेपराइज होकर के हमारा गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बचा हमारा कौन सा, मॉइस्ट एयर, यानी ये जो आंसर हो जाएगा मॉइस्ट एयर रस्टिंग के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, रिएक्शन A प्लस बी बनाता है AB इज कौन सा रिएक्शन का टाइप है। आप यहां पे देखिए, जो एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, यानी अगर हम कहते हैं कि x प्लस वाई ये कंबाइंड होकर के अगर बनाता है क्या, x और y, तो ये क्या कर रहे हैं, कंबाइंड हो रहा है ना, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक अगर हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है XY और ये ब्रेक होकर के, टूट करके
दो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कि फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारा क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक एलिमेंट में से दूसरा क्या करेगा ना, उसको बाहर निकाल देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे के कह सकते हैं एलिमेंट जो है अपने प्लेसेस को रिप्लेस करते हैं। तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एलिमेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो समझिएगा कि दो डिफरेंट एलिमेंट या दो डिफरेंट रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी बना रहा है। तो ये कौन सा किसका एग्जांपल हो जाएगा? कॉम्बिनेशन का। डिकम्पोजिशन में ब्रेक एक सिंगल कह सकते हैं रिएक्टेंट या सिंगल कह सकते हैं हमारा एलिमेंट या कंपाउंड टूट करके ब्रेक होकर के दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। तो ये यहाँ पे सिंगल बन रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने बता ही दिया। यहाँ पे एक आया है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन समझिएगा कि जब किसी भी एलिमेंट में या किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा हो और किसी दूसरे उसी रिएक्शन में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो रहा हो, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन किसी से ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, ठीक है ना, दोनों एक साथ हो रहे हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। देखिए क्या कर रहा है? सिंबल फॉर हीटिंग। सिंबल फॉर हीटिंग आप लोग को हमने जब नोट्स दिया था तो उसमें सारा का सारा सिंबल दिया था, उसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हमारा प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, प्रेसिपिटेट का फॉर्म एक कह सकते हैं साइन है, यानी इसका मतलब नीचे की तरफ एरो होता है ना, यानी ये क्या बना रहा है? प्रेसिपिटेट बना रहा है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड बना रहा है, इनसॉल्युबल फॉर्म बना रहा है, कोई भी सब्सटेंस का इनसॉल्युबल फॉर्म क्रिएट कर रहा है जो सॉल्यूशन का डिसॉल्व नहीं होता है। ऊपर की तरफ जो हमारा साइन होता है वो गैस को इवॉल्वेशन को बताता है, यानी गैस जो है उससे रिलीज हो रहा है। यहाँ पे जो HB है ना, HB का मतलब समझिएगा, आप हायर क्लास में जब जाइएगा 11th-12th में तो आपको पढ़ने को मिलेगा। HB का मतलब होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन को बताता है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि लाइट एनर्जी को बताता है, ठीक है ना। तो ये जनरली जो है आपको लाइट से ही रिलेटेड है, लेकिन आपको सिंपल सा बात पूछ रहा है हीटिंग के बारे में। तो आपको बताया गया था कि जो ट्रायंगल का छोटा सा साइन होता है ना, वो हीट को बताता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पढ़ाया गया होगा, नोट्स में आप देखिएगा, ये जो है आपको हीट को बताता है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन कोटिंग फॉर्म्स ऑन। देखिए ये किस टॉपिक का है? ये टॉपिक है आपका कोरोजन का, यानी किसके ऊपर ग्रीन कोटिंग का फॉर्म देखने को मिलता है। देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि कोरोजन का मतलब क्या हुआ। हम लोग स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर मॉइस्ट एयर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो अपने ऊपर एक डिफरेंट लेयर जो है फॉर्म कर लेता है। और ये डिफरेंट जो लेयर होते हैं ना, उनका एक डिफरेंट कलर भी होता है, अलग अलग मेटल के साथ उनका अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और उसी कलर्स के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस मेटल के ऊपर किस तरह का लेयर का कलर का कोटिंग देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं आयरन का, आयरन के ऊपर जो होता है ना वो ब्राउन कलर का, आयरन के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का इसके ऊपर लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। गोल्ड जनरली ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो ये हल्का या तो इनका येलो कलर तो होता ही है, तो येलो या हल्का रेडिश येलो होता है, तो कह सकते हैं कि ये हल्का डल हो जाता है, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा जो है कलर का डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। ये जो जिंक है, ये जिंक कह सकते हैं कि ये हल्का ग्रे कह सकते हैं, हल्का जो है लाइट ग्रे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसके ऊपर कोरोजन होता है तो। लेकिन जो ये हमारा कॉपर है ना, कॉपर ये इसके ऊपर कह सकते हैं कि ये जो है ग्रीन कलर का कोटिंग जब देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये क्या हो गया है? क्रूड हो गया है। क्या हो गया है हमारा? क्रूड हो गया है। ध्यान रखिएगा, क्या हो गया है? क्रूड हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, यानी कॉपर मेटल के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। क्यों होता है? कोरोजन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेंसिडिटी इज कॉज्ड बाय, रेंसिडिटी किसके वजह से होता है? अब ये रेंसिडिटी होता क्या है समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा फूड पार्टिकल है जिसके अंदर फैट और ऑयल ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये जो जनरली है ना, अगर इनको मान लो कि ओपन में रख देते हैं, अपने घर में ही रखे हैं या किसी डब्बे में रखे हैं और डब्बा का ढक्कन खुला रह गया है, तो वो क्या होता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उसके साथ वो ऑक्सीजन तो वहाँ पे भी अवेलेबल रहता है। या कोई पैकेट, हम कोई चीज़ खा रहे हैं और कोई चीज़ पैकेट का पैकेज फूड खा रहे हैं और पैकेट वाला फूड मतलब आधा खाया वैसे ही हाफ का हाफ छोड़ दिए, वैसे ही खुला का खुला छोड़ दिया, अच्छे से उसको कवर करके नहीं रखे, तो वो क्या होता है ना कि चारों तरफ तो ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजन के साथ स्लोली ये रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा, ये जो भी खाने वाला जो फूड हमारा कह सकते हैं कि जो फूड पार्ट है, वो फूड पार्ट से स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि वो रेंसिडिटी हो गया है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि रेंसिडिटी का मतलब जब भी कोई ऐसे फूड हमारा पार्टिकल्स, ऐसे कुछ हमारे फूड आइटम जिनके अंदर ऑयल और फैट्स पाए जाए और अच्छे अमाउंट में, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेंसिड हो गया है। इससे इनका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे कि रिडक्शन तो होगा नहीं। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन समझिए। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई सॉलिड, ठीक है, सब्लिमेशन में जब कोई सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन विदाउट, जैसे हम आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड पहले लिक्विड में बनता है, अगर इसको हम लोग मेल्ट कराते हैं तो, हीट देते हैं तो, और फिर लिक्विड किसके फॉर्म में, अगर इसको और हीट देते हैं तो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब कोई सॉलिड जो है विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन तो होगा नहीं, सब्लिमेशन भी नहीं होगा, रिडक्शन भी नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसिड और बेस जब आपस में कंबाइंड होता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है। तो बचा कौन सा, ऑक्सीडेशन। और हम लोग अभी डिस्कस भी किए हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाना। तो जब कोई फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन के हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो उसका स्मेल, ठीक है, उसका स्मेल एंड उसका टेस्ट दोनों के दोनों जो हैं चेंज हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि क्या हो गया है, रेंसिडिटी हो गया है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थर्मिट रिएक्शन प्रोड्यूसेस। अब आपको एक नया ये क्वेश्चन मिलेगा, थर्मिट रिएक्शन, आप लोगों को इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। देखिए थर्मिट जो होता है ना, एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन से किसी मेटल के पार्ट्स, जैसे मशीनरी कोई पार्ट्स होते हैं या कोई काफ़ी हेवी मेटल से बना हुआ कोई मशीनरी पार्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है ना, तो उसको ज्वाइंट को फिल करने के लिए, या उसको ज्वाइंट कर को कह सकते हैं कि उसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग थर्मिट रिएक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इसमें आयरन, आयरन का यूज करते हैं, आयरन का, और आयरन थर्ड ऑक्साइड का, और प्लस एल्युमिनियम। और ये एल्युमिनियम का कौन क्या यूज करते हैं, तो पाउडर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या यूज करते हैं, पाउडर। यानी आयरन को एल्युमिनियम पाउडर के साथ बहुत ज्यादा जब हीट देने पर ये जो आयरन है ये मेल्ट हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है, ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। और ये जो आयरन मेल्ट होकर के जो एक कह सकते हैं मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो मोल्टेन स्टेट का यूज कहाँ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि रेलवे का जो पटरी होता है, वो पटरी किसका होता है, मेटल का बना होता है, लोहे का। वो अगर कहीं पे ब्रेक कर गया, कहीं से टूट जाता है, तो उसको ज्वाइंट को, या दो मान लीजिए पटरी को अगर आपस में ज्वाइंट करना है, तो इसी थर्मिट रिएक्शन का वो जो आयरन जो थर्ड ऑक्साइड है, उसका जो मोल्टेन स्टेट होता है, पिघला हुआ जो फॉर्म होता है, उसी को उसको ज्वाइंट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो किस रिएक्शन के थ्रू होता है, थर्मिट रिएक्शन के थ्रू। तो थर्मिट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, तो एक बात समझ लीजिए कि थर्मिट रिएक्शन में इस्तेमाल किसका कर रहे हैं हम, आयरन का। तो आयरन को जब हम एल्युमिनियम पाउडर के साथ काफी ज्यादा हीट दे करके उसको हम मेल्ट कराते हैं, तो वो आयरन का मोल्टेन स्टेट क्रिएट होता है, मोल्टेन स्टेट फॉर्म होता है। थर्मिट रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा, आयरन ना प्रोड्यूस होगा। आयरन का क्या है, वो मोल्टेन स्टेट है। सिल्वर का यूज ही नहीं करते हैं, कॉपर का यूज ही नहीं होता है, जिंक का यूज ही नहीं होता है, होता है आयरन का, तो आयरन ही होगा ऑब्वियसली। तो ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कर रहा है, गैस इन चिप्स पैकेट। एक बात ध्यान रखिएगा,
कि कुछ ऐसे गैसेस होते हैं ना जो बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है। एग्जाम्पल के ऑक्सीजन तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये तो सबको बर्बाद करने का जड़ तो यही है। हाइड्रोजन, ये जनरली जो है फूड के मैन्युफैक्चर के लिए इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है उसमें हमारा हाइड्रोजन होता है, कुछ फूड के मैन्युफैक्चर में, रॉकेट फ्यूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस का यूज कहाँ किया जाता है? तो जो भी वाटर है उसके सैनिटेशन में, ड्रिंकिंग वाटर को आपको पीने जो है उसको लायक बनाने में, उसको सफाई करने में, स्विमिंग पूल्स को साफ करने में इस क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो बट ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ना ये अनरिएक्टिव गैस होता है, नॉन रिएक्टिव गैस होता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं उसके अंदर जो आप देखते हैं ना कि हवा भरा हुआ है, हवा जो बोलते हैं एयर जो होता है, वो एयर जो है एयर नहीं होकर किसका कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से जो भी उसके अंदर जो फूड आइटम है उसको ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट करता है, जिससे वो जो फूड आइटम है एक लॉन्ग टाइम तक उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसीलिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो भी फूड आइटम होता है जो पैकेट वाले होते हैं जिनके अंदर हम लोग कहते हैं ना एयर फिल हुआ है, तो एयर ना होकर वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एक बात समझ लीजिए इसमें कि क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इनमें से क्या हो सकता है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता है। तो इसमें एक चीज समझना है कि इसमें से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, आप लोग समझा देते हैं। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इन सोलूबल सॉलिड का फॉर्मेशन, यानी देखिए रिएक्शन के साथ हम लोग जानते हैं ना, रिएक्शन के बाद क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन के साथ क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा ना उसमें एक ऐसा सॉलिड का फॉर्मेशन होगा जो इनसॉल्युबल हो, यानी सॉल्यूशन के अंदर वो जो सॉलिड होगा ना वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसा रिएक्शन, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ इस तरह का जो इनसॉल्युबल जो सॉलिड है अगर इसका फॉर्मेशन होता है तो वो कौन से रिएक्शन को कहा जाए? उसी जो इनसॉल्युबल सॉलिड है ना उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में इस तरह का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहां पे समझना है कि जो गैस का एवोल्यूशन होगा ये तो नहीं होगा, कंबशन ये तो बर्निंग वाला है, रेस्पिरेशन में तो हमारा एनर्जी रिलीज होता है। एक हमारा क्या बचा? फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो देखिए आया ना कि इनसॉल्युबल सॉलिड जिसमें फॉर्मेशन होगा, जिस रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और जिसमें ये इस तरह का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। अब देखिए ऑफलाइन वालों से हम हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह का, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्विक लाइम किसको बोलते हैं? क्विक लाइम किसको बोलते हैं वो समझिए यहाँ पे। क्विक लाइम बोला जाता है आपको CaO को, समझिएगा। किसको बोलते हैं हम लोग? क्विक लाइम, CaO को। तो कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है इसको। सी से कैल्शियम, ओ से ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्या पूछा है हम लोग से क्वेश्चन? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। अब आ जाइए, अगर हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको देखिए क्या बोलते हैं? इसको क्विक लाइम बोलते हैं। तो जो क्विक लाइम है, ठीक है, ये जब हमारा वाटर से यानी H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो याद रख लीजिए ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइम। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्विक लाइम। CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? हमारा सेलेक्ट लाइम। ठीक है, और इसको बोला क्या जाता है? केमिकल नाम क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जब भी रहेगा ना ये एक्वस के फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है?
यहाँ पे वाटर आ रहा है, तो वाटर जब किसी चीज़ के साथ कंबाइंड होता है तो वो जो सॉल्यूशन इसका जो ये CaOH का होल ट्वाइस है, ये जब भी रहेगा ना ये AQ के फॉर्म में रहेगा। अब आपको पढ़ाया गया है AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस का फॉर्म, यानी अगर कोई चीज़ वाटर के साथ कंबाइंड हो तो वो AQ के फॉर्म में रहेगा। तो क्या क्या समझिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ये वाटर के साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। ये किस फॉर्म में रहता है, एक्वस के फॉर्म में, मतलब ये क्या रहेगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो सेलेक्ट लाइम है, इसका यूज हम लोग करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। इसी का यूज किया जाता है वॉल के व्हाइट वॉशिंग के लिए, सफेदी करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा है, क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, तो क्या बनाएगा, आप लोग समझ जाइए क्या बनाएगा हमारा, ये हमारा बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। सिंपल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग अच्छे से एक एक चीज डीपली एनालिसिस करते चलिए, बस आप लोग ये नहीं कि क्वेश्चन देख करके आंसर नहीं लगाइए, उसका आपको पूरा हम डीपली एनालिसिस भी कराते चलेंगे कि इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस इन। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये जनरली होता है व्हाइट कलर का, डिकम्पोजेस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज कब होता है, डार्कनेस, आप अंधेरे में तो इसको आप डिकम्पोज कर नहीं सकते हैं। आप पढ़े होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी पढ़े होंगे, फोटोलाइसिस मेथड भी पढ़े होंगे, और थर्मिट थर्मिट प्रोसेस भी पढ़े होंगे जिसमें आपको हीट दिया जाता है। तो इसमें आप समझिए कि जो सिल्वर क्लोराइड है, आप पढ़े होंगे फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब होता है सनलाइट से जो लाइट आता है वो, तो डार्कनेस में तो होगा नहीं, नाइट्रोजन से तो होता नहीं है, वाटर से कोई चीज डिकम्पोज होता नहीं है, एक हमारा क्या बच रहा है, सनलाइट। तो आप पढ़े होंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो होता किस कलर का है, ये होता है आपका व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सनलाइट में इसको हम लोग रखते हैं, सनलाइट में इसको जैसे ही रखते हैं तो ये ग्रे कलर में, ये किस कलर में, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड होता किस कलर का है, व्हाइट कलर का, ठीक है। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। और ये जैसे ही इसको सनलाइट में रखते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही ग्रे में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो गया है। ये ग्रे में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में ये जैसे ही इसको हम लोग धूप में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, ये डिकम्पोज हो गया है। तो आप समझ जाइए कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज होता है, कब डिकम्पोज होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। और किस, ये अगर पूछ दिया जाए कि डिकम्पोज होगा यानी टूटेगा सनलाइट में तो क्या क्या बनेगा, तो सिल्वर बनेगा और क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्लोरीन गैस बाहर रिमूव हो जाता है। क्लियर। पूछा जाएगा सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, तो व्हाइट कलर का। जब ये डिकम्पोज होगा तो किस कलर में होगा, सनलाइट में रखेंगे तो ग्रे कलर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज। अब समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ब्लैक कोटिंग, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होता है वो किस चीज का होता है, उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं। तो सिल्वर का एक नेचर होता है कि जब सिल्वर को हम लोग ओपन में रखते हैं तो हमारे चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये जो सिल्वर होता है ना, ये हमेशा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। जहां भी रहेगा आपको देखने को मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये जो सिल्वर ऑक्साइड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टाइम तक रखने की वजह से, एक्सपोज यानी खुले में रखने की वजह से, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। याद रखिएगा क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ये आपको जब मेटल अनमेटल पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें और अच्छे से डिटेल्स बताएंगे कि सिल्वर जो है सल्फाइड के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, ये हो सकता है कि चैप्टर से आप लोगों को जो पढ़ाया गया है थोड़ा सा इधर उधर आ जाए, रिलेवेंट ना हो, लेकिन आप लोग हम समझा देते हैं। ये भी आप लोग जानते चलिए कि जो सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग, अच्छा सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होता है वो किस चीज का एग्जांपल है, कोरोजन का एग्जांपल है। याद रखिएगा, ये जो ब्लैक कोटिंग होता है सिल्वर के ऊपर, ये किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। यानी सिल्वर के ऊपर कोरोजन जो लग होता है, यानी जो एक एक्स्ट्रा लेयर जो है उसके ऊपर फॉर्म होता है, उसका कलर क्या होता है, पूछ दिया जाता है कलर क्या होता है, तो ब्लैक। और वो ब्लैक कलर क्या चीज का होता है, तो सिल्वर सल्फाइड का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कर रहा है, अ कैटलिस्ट। अब ऑफलाइन वाले आप लोग बताइए, कैटलिस्ट को आप लोगों को पढ़ाया गया था, कैटलिस्ट का काम क्या होता है। कैटलिस्ट जो है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो है दो पर्सन, मान लीजिए कि अगर कोई आदमी आपस में किसी बात पे कानाफूसी हुआ, झगड़ा हुआ, ठीक है ना, और बीच में कोई घी डालने वाला काम नहीं होता है कि वो झगड़े को और ज्यादा आग लगा दे और तेज बढ़ा दे, वो काम एक तरीके से वो पर्सन जो है ना कैटलिस्ट का काम करता है। वैसे ही रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्शन काफी स्लो होता है, तो रिएक्शन के रेट को अगर फास्ट करना हो तो कैटलिस्ट जो है उनको डाल देते हैं। जैसे निकेल, कैटलिस्ट के अगर एग्जांपल की बात किया जाएगा तो निकेल एक कैटलिस्ट है जो किसी रिएक्शन में जैसे हम डालेंगे, आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा निकेल के बारे में, और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एक टॉपिक ही है कैटलिस्ट। तो चैप्टर 1 में भी कैटलिस्ट के बारे में कुछ लाइन दिया हुआ है, इसलिए इसमें क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो आप समझ लीजिए कि कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शंस के रेट को चेंज कर देता है, ठीक है ना। किसी किसी केस में काफी फास्ट करना होता है तो वहां पे हम उस तरीके से यूज करते हैं, किसी किसी केसेस में हम लोग रिएक्शन को स्लो कराना होता है तो वहां पे हम लोग उस तरीके का हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, ये रिएक्शंस के रेट को चेंज कर देते हैं, बट जनरली जो है रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए ही कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो ये कंज्यूम होगा नहीं, प्रोडक्ट्स के चेंजेस में कोई, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिए, कैटलिस्ट जब भी इस्तेमाल किया जाता है ना किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्शंस के अंदर जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है, इन पे बिना विदाउट किसी इफेक्ट के ये क्या करते हैं, रिएक्शंस को चेंज के रेट को चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट्स में चेंजेस तो बिल्कुल नहीं करेगा, रिएक्शंस को तो भाई स्टॉप करेगा नहीं, इस रिएक्शन को डाला ही जा रहा फास्ट करने के लिए, तो क्या करेगा इसमें आपको करेगा क्या, हमारा चेंज रिएक्शंस रेट, यानी रिएक्शंस के रेट को चेंज कर देगा, यानी उसके रेट को फास्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको फास्ट कर देगा। क्लियर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, देखिए रिएक्शंस रिलीजिंग हीट इज, यानी किस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। तो आपको एक बात बता दें, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि हीट किस में रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जो होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं हम लोग, किसी भी चीज को डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, जैसे वाटर है तो वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में तो हीट रिलीज होगा नहीं। रिवर्सिबल एक चेंज का हमारा क्या है, चेंज का एक टाइप है। बचा हमारा इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये याद रख लीजिए क्या होता है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है वो आप लोग दिमाग में रख लीजिए, बता देते हैं। देखिए समझिए, एक्सोथर्मिक क्या होता है, पहले आप जान लीजिए इंडोथर्मिक क्या है हमारा, इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक, ये जो इंडो होता है, इंडो में जो हीट है, यानी ये ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है हमारा, हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है इंडो में, ऐसे याद रख लीजिए। और जो एक्सो होता है, एक्सो में क्या होगा, एक्सो में हीट जो है हीट रिलीज होगा। हीट क्या होगा, ये हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो इंडो में हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सो में हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि हीट रिलीज किस में होगा, तो याद रखिएगा कि इंडो में, बस एक जो मत याद रखिए, इंडो में जो है हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी इसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे हीट की जरूरत पड़ता है, वो हमारा इंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जैसे जब रिएक्शन कराएंगे ना तो ये इसमें से हीट बहुत ज्यादा निकलेगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि जब बर्निंग कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोयले को जलाते हैं या मीथेन गैस को जलाते हैं, नेचुरल गैस है, इसको जब जलाते हैं तो इसमें से हमारा हीट निकलता है। दूसरी चीज रेस्पिरेशन, आप पढ़े होंगे चैप्टर 1 में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन में भी आपका एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एनर्जी जो है एनर्जी के फॉर्म में हीट रिलीज होता है, वो भी हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, ठीक है। जो आप घर में देखे होंगे कि जो कूड़ा करकट है, घर का जो सब्जी का छिलका उलका है उसको एक जगह आप रखते हैं, तो एक जगह रखने पे वो डिकम्पोज जब होता है, यानी जब वो वेजिटेबल वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं, तो डिकम्पोज होने के बाद कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो कंपोस्ट जब होता है ना तो उससे भी हीट रिलीज होता है, तो वो भी क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नंबर 17, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसमें कलर बता रहा है कि किस कलर का होता है। आप एक बात समझ लीजिए कॉपर सल्फेट के बारे में, आप पढ़िएगा कॉपर सल्फेट में कि क्वेश्चन नंबर
कॉपर सल्फेट जो है, जब आप जाइएगा आप एक्टिविटी 1.9 करिएगा, ठीक है ना, चैप्टर 1 के आप एक्टिविटी 1.9 में देखिएगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है उसमें आयरन डिप करते हैं, तो वो जो है ना वो ब्लू कलर में रहता है। वो किस कलर में होता है? ब्लू कलर में। और जैसे ही उसमें हम आयरन को, यानी आयरन का नेल या कुछ भी को अगर हम लोग उसमें डिप करते हैं, तो वो जो ब्लू कलर है ना कॉपर सल्फेट का, वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है हमारा कलरलेस। क्या हो जाता है? हमारा कलरलेस हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? तो कैसा कलर होगा? हमारा ब्लू कलर का होगा। ग्रीन नहीं होगा, येलो नहीं होगा, कलरलेस नहीं होगा। कलरलेस कब होता है? ये जो कलरलेस है वो कब होता है? जब इसी कॉपर सल्फेट में आयरन को जब हम डाल देंगे और पूछ देगा कि कॉपर सल्फेट में आयरन को डालने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कैसा होगा, तब आप क्या कहिएगा? तब कहिएगा कि वो क्या होगा? कलरलेस। लेकिन केवल अगर कॉपर सल्फेट पूछ रहा है तब आप क्या बताते हैं? तब क्या बताइएगा? ब्लू बताइएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन? ये समझने वाला क्वेश्चन है। समझिए गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का यूज मेटल या आयरन या स्टील, जनरली आयरन स्टील जो है उसके जितने भी आर्टिकल होते हैं, जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आयरन स्टील का बना हो तो इनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर के फॉर्म में कह सकते हैं कि जिंक का उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आयरन या स्टील के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में याद रखिएगा कि किसका? जिंक का। अब देखिए ना जी जेड इसमें बाकी, अब जी से तो गोल्ड भी आ रहा है। अब समझ लीजिए, अब ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन आया है कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये तीनों के तीनों जो है ना अपने देखने में एक्सपेंसिव होते हैं। गोल्ड आप किसी चीज के ऊपर लेयर कैसे चढ़ा सकते हैं? किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से, बहुत एक्सपेंसिव है। सिल्वर भी बहुत एक्सपेंसिव है। और कॉपर जो है ये इन जिंक के कंपेयर में तो एक्सपेंसिव है ही। देखते हैं कि कॉपर का वायर यूज होता है घरों में वायरिंग के लिए, तो काफी ज्यादा कॉपर भी महंगा पड़ता है। लेकिन ये जो जिंक है ये काफी चीप होता है। तो इस सेंस से आपको समझना नहीं है, आपको याद रखना है कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है उस गैल्वेनाइजेशन में हम लोग किसका लेयर यूज करते हैं? किसका हम लोग लेयर चढ़ाते हैं? जिंक का। किसके ऊपर? तो आयरन के ऊपर प्लस स्टील। आयरन और स्टील के बने हुए अगर कोई आर्टिकल हैं, इनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? रेसिपिरेशन इज एग्जांपल ऑफ। अभी जस्ट इसके एग्जांपल हम आपको समझा रहे थे, जिसमें पूछा जा रहा था ना कि हीट किस में रिलीज होता है, तो आपको बताया था एक्सोथर्मिक। तो उसमें बताया था कि रेस्पिरेशन जो है वो भी हमारा एक्सोथर्मिक होता है। यानी जब हम लोग एक्सोथर्मिक में होता क्या है? एक्सोथर्मिक में प्रोसेस में क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो है डाइजेस्ट होता है और ये जो फूड जो है ये जैसे ही हमारे पेट में जाता है तो सिंपलर फॉर्म में सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है ना? और ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जो राइस, पोटैटोस और जो ब्रेड है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है ये हमारे, जैसे हम ऑक्सीजन लेंगे, इनहेल करेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ ये ग्लूकोज कंबाइन होकर के हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचते हैं, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। हमारे सेल को ये एनर्जी इसी तरह से प्रोवाइड होता है। तो इस प्रोसेस में जो है ना, ये काफी कह सकते हैं कि हीट हमारे, जब हमारे बॉडी में ये ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं उस समय एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो इसीलिए क्या है, किसका एग्जांपल आता है रेस्पिरेशन? एक्सोथर्मिक का। तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा, इंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। याद रखिएगा एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगा? रिलीज होगा, और इंडोथर्मिक में हीट जो है एब्जॉर्ब होगा। तो रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये किसका एग्जांपल होगा? हमारा एक्सोथर्मिक का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स, अब समझिए क्या कह रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब कुछ भी अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाए तो कह देते हैं कि वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया है। और जिस प्रोसेस से कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ? कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन उसके साथ जुटेगा, तो ऑक्सीजन का लॉस तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की बात तो करेंगे यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन के बारे में कुछ होगा नहीं। ये जो ऑक्सीडेशन है ये किससे समझना है? किस सेंस में? ऑक्सीजन के बारे में। याद रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब
ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन कंबाइन होना, तो गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब ऑक्सीजन कोई चीज के साथ चिपक रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोग्राफी यूजिंग सिल्वर साल्ट। अब यहाँ पे सिल्वर साल्ट समझना है कि साल्ट क्या है। सिल्वर साल्ट समझिए बस सिल्वर है, आपको आगे पता चलेगा, साल्ट फैमिली जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें सिल्वर भी आता है। तो सिल्वर साल्ट मीन्स बस नॉर्मल सिल्वर समझिए, ठीक है। जहां भी सिल्वर साल्ट रहेगा वहां पे आप सिल्वर ही समझिएगा। तो इसमें कह रहा है कि फोटोग्राफी, विच रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोग्राफी यूजिंग सिल्वर साल्ट, यानी कौन सा रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोग्राफी के लिए, किसका इस्तेमाल करके? सिल्वर का इस्तेमाल करके। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझिए, यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो तो होगा नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन में तो आप समझ गए हैं कि दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। डिस्प्लेसमेंट में किसी भी एक रिएक्शन के अंदर आप देखते हैं कि कोई एक एलिमेंट जो है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद उसका प्लेस ले लेता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। फोटोकेमिकल, देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी आया है, यहाँ पे फोटोकेमिकल आया है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि सिल्वर को हम डिकम्पोज करते हैं, यानी आपको जस्ट इसके पिछले कुछ क्वेश्चन में आप पढ़े होइएगा कि सिल्वर को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस के फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है। तो वो किसका एग्जांपल होता है? डिकम्पोजिशन का, ठीक है। और वो जो अब याद कर लीजिए कि जो सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी के लिए। तो याद रखिएगा कि फोटोग्राफी के लिए सिल्वर साल्ट का इस्तेमाल करके कौन सा रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में किस तरह का डिकम्पोजिशन? फोटोकेमिकल। आपको पढ़ाया गया होगा, आपको नोट्स में हम दिए थे कि एक हीट के थ्रू होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, एक आपको फोटोकेमिकल के थ्रू, यानी फोटो डिकम्पोजिशन के थ्रू होता है। फोटो मतलब जो सनलाइट से जो हीट एब्जॉर्ब करके क्या करे? डिकम्पोज हो। डिकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब होता है। और एक और आप ध्यान रखिएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन आते हैं वो जनरली सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे इंडोथर्मिक होते हैं। इंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो। तो किसी भी चीज को टूटने के लिए हीट चाहिए होता है ना, जब तक उसको हम हीट नहीं देंगे वो टूटेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा। तो डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ कि वो सारे के सारे रिएक्शन किस में आएंगे? वो सारे के सारे रिएक्शन इंडोथर्मिक में आएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि सिल्वर साल्ट का इस्तेमाल करके फोटोग्राफी के लिए किस रिएक्शन के लिए वो इस्तेमाल किस रिएक्शन में होता है? तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है। क्लियर? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब एक बात समझना है, ये आपको चैप्टर 2 में इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस ज्यादा अच्छे तरीके से किया गया है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान लेकर चलना है। लाइम वाटर, लाइम वाटर को मिल्की करने के लिए कौन सा गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एक बात जान लीजिए, आप आपसे पूछा जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब भी आप क्या बोलिएगा? CaOH का OH का होल ट्वाइस। आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जा सकता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जा सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बताइए तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इसके पहले और क्या बताए हुए हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल्दी बोलिए। इसको हम लोग बोले हैं स्लैक्ट लाइम भी, स्लैक्ट लाइम। ये हमारा क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का कितना नाम है वो आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सभी। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, सेलेक्ट लाइम भी है, और एक और नाम याद रख लीजिए, एक और नाम क्या है हमारा? लाइम वाटर भी है। क्या नाम है? लाइम वाटर। क्या नाम है हमारा? लाइम वाटर, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप समझ गए क्या कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप समझ गए क्या कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, उसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये जो लाइम वाटर है
ये जो हमारा लाइम वाटर है, ठीक है ना, ये जो हमारा लाइम वाटर है ये मिल्की कब होता है? तो जब इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम लोग लाइम वाटर को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी CaH का होल ट्वाइस को यानी स्लैक्ट लाइम को, एक ही चीज होता है, इसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को उससे सॉल्यूशन से, उस लाइम वाटर से, उस सॉल्यूशन के फॉर्मेट से अगर हम पास कराते हैं तो वो जो होगा ना वो मिल्की वे में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिल्की कलर में यानी पूरा का पूरा मिल्क कलर में यानी दूध का जो रंग होता है उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो समझ जाइएगा कि लाइम वाटर को मिल्की के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कर रहा है, विच प्रोसेस कॉजेज फूड टू बिकम स्टेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब समझिए कि आपको हम बताए थे उसमें रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जो ऑक्सीडाइज हो जाए यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाए, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही कोई फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी उसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है तो उसका टेस्ट और उसके स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। और चेंज क्या मतलब? खराब उसका स्मेल आने लगता है, जिसको बोलते हैं कि वो फूड आइटम जो है ना वो रेंसिड हो गया है। और जिस प्रोसेस से ये होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो यहाँ पे स्टील का मतलब ही होता है क्या? खराब हो जाना। तो किस ऑक्सीडेशन की वजह से जो स्टील होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कोरोजन, कोरोजन तो आपको पता ही है। कोरोजन क्या होता है? जब मॉइस्ट एयर के साथ मेटल रिएक्ट करके अपने ऊपर एक डिफरेंट टाइप का या डिफरेंट कलर का लेयर जो है अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्लियर? जिसमें हम लोग देखे थे कि कॉपर के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग देखे थे कि जो कॉपर होता है, कॉपर, कॉपर के ऊपर कैसा होता है? तो ग्रीन कलर। सिल्वर के ऊपर क्या होता है? तो ब्लैक कलर का कोरोजन होता है। यानी कोरोजन की वजह से अगर हम बात करें कॉपर के ऊपर तो कैसा होगा? ग्रीन कलर का उस पर एक लेयर चढ़ेगा और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 24 क्वेश्चन है, विच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब एक बात समझिए, जब आप पढ़िएगा मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल अन मेटल में, तो आप एक चीज देखिएगा कि जो आयरन है, जो आयरन है, ठीक है ना, उसके बाद जो मैग्नीशियम है और जो जिंक है, यानी ये आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों रिएक्टिविटी सीरीज में कह सकते हैं कि ये अच्छे खासे लेवल पे आते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों काफी स्ट्रॉन्ग मेटल में ये काउंट किए जाते हैं। तो ये जो है अगर किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये हाइड्रोजन को बहुत आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन ये जो कॉपर है ना, ये जो हमारा कॉपर है, ये कॉपर काफी वीक होता है इन चारों के कंपेयर में। देखा जाए तो जिंक, मैग्नीशियम और आयरन के कंपेयर में कॉपर हमारा काफी वीक मेटल होता है। और इसको जब हम डाइल्यूट एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, कोई भी डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखा है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिड में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन को ना डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कॉपर जो है इन तीनों के कंपेयर में क्या है? वीक मेटल है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, द फॉर्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइन। तो ये बताने की जरूरत है, सीधे देख के मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? सीवेज का होल ट्वाइस। क्यों मारिएगा? इसको हम लोग सेलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग सेलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं। तीन तीन नाम है इसके, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइन, लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस को ही बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। CaO किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। ये क्या है हमारा? देख लीजिए यहाँ पे, ये जो CaO है ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा क्विक लाइम। इसका नाम क्या है हमारा? क्विक लाइम। याद रखिएगा, दिमाग में मिस नहीं करना है। CaO क्या होता है? क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। और CaOH का होल ट्वाइस क्या है? सेलेक्ट लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। ये CaCO3 क्या होता है?
CaCO3 क्या होता है, ये हमारा होता है CaCO3 क्या होता है, ये हमारा, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको फॉर्मूला के तौर पे क्या बोलेंगे, तो लाइम स्टोन बोलेंगे, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, सब आप जानते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आप लोग समझ ही गए आंसर क्या हो जाएगा, सीवेज का हॉट टॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच रिएक्शन टाइप एक्सचेंजेस आयन बिटवीन कंपाउंड्स। अब इसके लिए आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस का नॉलेज होना जरूरी है। आप देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़िएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें दो कंपाउंड जो रिएक्टेंट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर, उसमें दो कंपाउंड के अंदर के जो दो, कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है ना, या एलिमेंट, या कह सकते हैं उसके अंदर के जो दो एलिमेंट के पार्ट, उस दोनों कंपाउंड जो रिएक्टेंट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक दूसरे, उसके एलिमेंट जो है उसके अंदर के एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं। तो प्लेस के फॉर्म में रिप्लेस करते हैं ना, तो जब वो आते जाते हैं एक दूसरे के प्लेस पे, वो किस फॉर्म में जाते हैं, आयंस के फॉर्म में। तो जनरली वो एलिमेंट नहीं करते हैं, वो आयंस को एक्सचेंज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसको एक्सचेंज करते हैं, आयंस को। तो किस रिएक्शन, किस टाइप ऑफ रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, कंपाउंड के बीच में। तो याद रखिएगा किसके बीच में, डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है ना। ये मान लीजिए दो हमारा कंपाउंड रहे, एक क्या करता है, एक अपने आयन को दूसरे को उसके जगह पे हटाकर रख देता है, और दूसरा क्या करता है, पहले वाले को उसके जगह पे रख देता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह का अदला बदली करना, और डबल का मतलब दो दो बार यहाँ पे हो रहा है। तो दो दो बार हो रहा है, तो एक दूसरे की जगह पे जो जाते हैं ना, वो कौन जाता है, आयंस जाते हैं। इसीलिए आयंस के एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन में तो ब्रेकडाउन होता है। रेडॉक्स क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो या हाइड्रोजन किसी के साथ, कह सकते हैं, रिमूव हो रहा हो, एक ही साथ दोनों अगर हो रहे हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो एलिमेंट या दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बना है, वो कॉम्बिनेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बताइए रेस्पिरेशन के समय में कौन सा गैस रिलीज होता है। तो आप तो ऑक्सीजन तो समझिए कि रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन तो लेना होता है, तो ये तो आपको रिलीज होगा नहीं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपको होगा नहीं, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये तो हम कंज्यूम करते हैं। नाइट्रोजन, ये तो हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब बचा हाइड्रोजन, ये भी रिलीज नहीं होता, ये तो कह सकते हैं कि मेटल वेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। एक क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप समझिए कि जब हम खाना खाते हैं, खाना ब्रेक होता है, उससे हमको जो ग्लूकोज मिलता है वो हमारे सेल तक पहुंचता है, उसके बाद उससे हमारे सेल को एनर्जी मिलता है, उसके बाद हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। ये सारे प्रोसेस में जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में क्या निकलता है हमारे बॉडी से, तो बहुत सारी चीज निकलते हैं, उनमें हमारा एक CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में कौन सा गैस रिलीज होता है, तो CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंबल AQ इन एन इक्वेशन मीन्स, आप लोगों को नोट्स में पूरा का पूरा सिंबल दिया गया है। गैस का जो सिंबल होता है वो देखिएगा कि ऐसा होता है, सॉलिड का S होता है, लिक्विड का L होता है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, गैस का ये नहीं होता, गैस का हमारा G होता है। हमने हीट को रिलीज करने का हम फॉर्म बता दिए हैं। गैस का G होता है, सॉलिड का S होता है, लिक्विड का L होता है। जो एक्वस होता है ना, उसका फॉर्म क्या होता है, AQ होता है। और इसका मतलब क्या होता है, AQ का मतलब कि कोई भी ऐसा रिएक्टेंट या कोई भी ऐसा, मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस जो है, कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, तो जनरली कोई भी ऐसा, कोई भी अब कह सकते हैं कि कंपाउंड या कोई सब्सटेंस अगर वाटर के साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो, वाटर के साथ कंबाइंड हो, ठीक है ना, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे, ठीक है। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AQ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन विथ जिंक। अभी बताया हमने कि आयरन ये हो या स्टील हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। और जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। सीधे मार के आगे बढ़ते चलिए। एलोइंग क्या होता है, एलोइंग टू मेटल्स। देखिए एलोइंग क्या होता है ये भी जानते चलिए। एलोइंग का मतलब कि, सुनिए,
एलोइंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें मेटल, टू डिफरेंट टाइप के मेटल्स या मेटल्स एंड मेटल्स मिल करके उनको एक अलग तरह का कह सकते हैं कि आप कंपाउंड बनाते हैं, और वो इस्तेमाल इसलिए किया जाता है एलोइंग करने से, ये भी आपको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चीज आपको, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, एलोइंग का एग्जांपल आप कह सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो घर का बर्तन होता है वो सारे के सारे जो है एलोई से ही बने होते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो रस्टिंग का प्रोसेस होगा ना वो काफी स्लो हो जाता है, काफी लंबे समय तक वो चीज चलता है, ठीक है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस में आप एक तरह का ये फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग लिक्विड को, यानी मान लीजिए कि कोई कंटेमिनेटेड लिक्विड है, यानी वो गंदा पानी है, उसको अगर आपको फिल्टर करना है तो आप इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको आप क्या करते हैं कि हीट देते हैं। हीट एक अलग अलग उसमें कंटेनर बना रहता है, अलग अलग फ्लास्क रहता है, फ्लास्क जैसा, इसको आप हीट देते हैं। हीट देने से वो जो वाटर है वेपर के फॉर्म में एक ट्यूब से होकर के कह सकते हैं कंटेनर से होकर जाता है, इस कंटेनर में इसको ठंडा करते हैं, और ठंडा होने के बाद ये जो वाटर वेपर है, ठीक है ना, ये यहाँ जाकर के कंडेंसेशन प्रोसेस से ठंडा होने के बाद ये ड्रॉप बन करके दूसरे बर्तन में जाता है, ठीक है ना। तो इससे वाटर जो है गंदा जो जो भी पार्टिकल है वो इसमें रह जाता है, और वाटर जो है प्यूरिफाई होकर के जो प्यूरिफाइड वाटर है वो यहाँ पे जाकर के कलेक्ट हो जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस तो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन आपको पता ही है कि फिल्टर करने के लिए, तो प्रोसेस का नाम क्या है जिससे हम लोग आयरन के ऊपर जिंक को यूज करते हैं, किसके लिए? कोरोजन से बचाने के लिए। तो क्या है हमारा? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच रिएक्शन फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट? किस में होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। दो आपको रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट मिलकर, सॉरी, दो रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में तो डिस्प्लेस करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट आयन का चेंज होता है। डिकम्पोजिशन में वन रिएक्टेंट ब्रेक होकर के टू कर सकते हैं, मोर देन टू प्रोडक्ट देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 31, विच रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स? आपको अभी बताया कि कंबशन में तो आपको ऑक्सीजन का जरूरत होता है, तो इसमें आपको हीट चाहिए नहीं, तो इसमें तो हीट रिलीज होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा? हीट रिलीज होगा। इसमें आपका क्या होगा? हीट रिलीज होगा, तो ये होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको एसिड बेस जो है आपस में इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये नहीं होगा। आपको बताए थे कि एक्जोथर्मिक में हीट जो है वो रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में आपको क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। तो सराउंडिंग से हीट जो है कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो हमारा एंडोथर्मिक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स? यानी मैग्नीशियम बर्न्स को, यानी मैग्नीशियम को जब आप जलाते हैं तो कौन सा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है? देखिए मैग्नीशियम रिबन जो होता है पिंक कलर का होता है। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्निंग कराते हैं तो जलाने के बाद ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नहीं होगा, ये क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, MgO। रिएक्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम, इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, और ये बनाता, रिएक्शन करता है, यानी रिएक्शन जलाते हैं तो यानी ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा, और ये क्या बनाएगा? MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यही पूछ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विच गैस सपोर्ट्स कंबशन? पता है ना आपको कि कौन सा गैस जो है सपोर्ट करता है कंबशन, जलने के लिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यार ये तो बुझा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझा देगा, जहां ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो तो जलेगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच रिएक्शन ऑकर्स इन व्हाइट वॉशिंग वॉल? अभी ना हम आपको बताएं कि कौन सा रिएक्शन से आपका व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते किसको है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सेलेक्ट लाइम को, ठीक है, लाइम वाटर को। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो यानी हमारा हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, वाटर के साथ कंबाइंड होकर बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। ये किस फॉर्म में रहता है? एक्वस फॉर्म में, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स? अब एक बात समझिए कि कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो क्रिस्टल्स का मतलब क्या होगा? उसका सॉलिड फॉर्म। तो जो ब्लू कलर का है उसको जब आप सॉलिड भी बनाइएगा, सॉल्यूशन से आप उसको सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो रहेगा तो उसका ब्लू कलर ही ना, वो अपने कलर को थोड़ी वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ब्लू ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड मटेरियल्स ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है। आपको बताने की जरूरत है, आप कितनी बार क्वेश्चन इस तरह का रिलेटेड कर चुके हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी में कोई भी फूड मटेरियल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी उसके साथ उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। इसमें उस फूड आइटम का जो टेस्ट है, उसका स्मेल है, वो सारा का सारा खराब हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच रिएक्शन इज यूज इन रेलवे ट्रैक वेल्डिंग, ये समझने वाला बात है। ये आपको मिलेगा चैप्टर 3 में केमिस्ट्री के, लेकिन इसमें आपको आ गया है तो हम बता दे रहे हैं। समझ लीजिए कि रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग करने के लिए किस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप पहले जान लीजिए कि इसमें इस्तेमाल होगा थर्मिट रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस तो आप अब देखिए, अगर आपको किसी को नहीं पता हो तो इसमें तुक्का भी लगा सकता था। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं, वो पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करना, डिकम्पोजिशन करना, उसको ब्रेक डाउन करना। फोटोलाइसिस, उसमें भी ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है वो। न्यूट्रलाइजेशन होगा नहीं, बचा थर्मिट। तो आप थर्मिट लगा सकते थे, लेकिन थर्मिट होगा आंसर। अब क्यों होगा वो जान लीजिए। देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि आयरन जो है, आयरन आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये जिसको हम लोग Fe2O3 बोलते हैं, इसको आयरन जो थर्ड ऑक्साइड होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। इसके साथ एल्युमिनियम का पाउडर, क्या करते हैं, एल्युमिनियम का पाउडर को यूज करके काफी ज्यादा हीट दे करके इसको हम क्या करते हैं, मेल्ट कराते हैं। किसको, इस आयरन थर्ड ऑक्साइड को। जब हीट देते हैं तो ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद एक मोल्टेन स्टेट क्रिएट हो जाता है, यानी कह सकते हैं ना, एक पिघला हुआ फॉर्म क्रिएट होता है। और इस पिघले हुए फॉर्म को जहां पे भी आपको रेलवे ट्रैक को जोड़ना होता है ना, जहां पे क्रैक हुआ रहता है या जहां पे दो ट्रैक को आपस में जोड़ना होता है, उसको बीच में ला करके उसको फिल कर दिया जाता है और कुछ देर तक वैसे ही सपोर्ट बना के रखा जाता है कि छोड़ दिया जाए। वो पूरा का पूरा जब सिट हो जाएगा ना, तो समझिए कि एकदम पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। तो उसी वेल्डिंग के लिए उस प्रोसेस को ही बोलते हैं थर्मिट। आपको चैप्टर 3 में बहुत डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, तो अभी के लिए समझ लीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर, थर्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्या है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अब ये भी आपको मेटल एंड मेटल जो है, इसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा और एसिड बेस में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आप इसमें भी जान लीजिए कि एक चीज समझ लीजिए इसमें, कि एसिड के साथ मेटल को जब आप रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, निकलता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। एसिड के साथ कोई मतलब जनरली जो है, एसिड के साथ मेटल को जब रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, नाइट्रोजन नहीं। तो एसिड के साथ मेटल को जब रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, निकलेगा, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिंबल इंडिकेट्स गैस इवोल्यूशन। अब आपको जब आपको नोट्स में बहुत सारा सिंबल्स का के बारे में भी दिया गया है। एक्वस को बताता है, एक्यू जो है एक्वस को बताता है। स्मॉल सा ट्रायंगल जो है वो हीट को बताता है। आपको पता होना चाहिए कि नीचे का जो साइन है वो प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन का साइन है, यानी जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसमें नीचे की तरफ देते हैं, यानी ये जो है ना सेटल डाउन हो जाता है इक्वेशन के रिएक्शन के अंदर। लेकिन जो ऊपर का जो है हमारा साइन, ये गैस को निकलने के बारे में बताता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर का जो साइन होगा, जो ऊपर हमारा ऐसे बना रहेगा, ये बताता है कि गैस इवॉल्व हो रहा है यानी निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेटल इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब एक चीज समझिए कि आयरन से कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होता है। तो आयरन से समझ लीजिए कि इसमें जिंक जो है, जिंक ठीक ठाक रहता है, इसी के कंपेयर में रहेगा। मैग्नीशियम भी रहेगा, जिंक भी रहेगा, सोडियम भी रहेगा। सोडियम तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, आयरन से भी रहता है। लेकिन एक बेचारा ये कॉपर है ना, ये बहुत वीक होता है, ठीक है ना। तो इसमें जब रिएक्टिविटी सीरीज जानिएगा तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम जो है ये आयरन के कंपेयर में अच्छा खासा जो है रिएक्टिव होता है। कॉपर ही हमेशा बेचारा वीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, और ये बना रहा है ए प्लस बी। तो आप लोगों को बताए हैं हम, ठीक है ना, आप लोग को हम बताए हैं, देखिएगा ध्यान से, कि अगर कोई भी ऐसा
अगर कोई भी ऐसा हमारा कंपाउंड या कह सकते हैं रिएक्टेंट है वो टूट करके वो अलग अलग सिंगल रिएक्टेंट टूट करके अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा हो तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक सिंगल हमारा कह सकते हैं कि रिएक्टेंट है, यानी जो पार्टिसिपेंट है रिएक्शन के अंदर, और ये टू डिफरेंट ए बी जो है अलग अलग डिफरेंट हमारा रिएक्शन में प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन, मतलब टूटना। ये टूट ही रहा है ना, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन और टूटना। डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, डिकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें आप हीट दे रहे हैं। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन किसको दे करके, हीट दे करके। थर्मल का मतलब हीट को बताता है। लाइमस्टोन का मतलब आपको बता दिया गया है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम गर्म करते हैं ना, जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ऐसे समझ लीजिए आप, लाइमस्टोन को फॉर्मूला होता है CaCO3। जब इसको आप गर्म करते हैं, गर्म करने का हीट का साइन ये होता है, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस CO2 गैस। क्या बनाता है, CO2 गैस। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लाइमस्टोन है इसके डिकम्पोजिशन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन में जब इसको गैस कौन सा रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा, CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। बताइए, तो बताने की जरूरत है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का कंबाइंड होना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज डिपोजिटेड व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब एक बात समझिए, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है एक्टिविटी में ही कि जब भी कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू कलर का होता है और उसमें आयरन नेल को जब आप डिप करते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ब्लू से कलरलेस कर देता है। तो कलरलेस होने का मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर डिस्प्लेस करके आयरन उसकी जगह पे आ गया। तो ये कॉपर जाता कहाँ है, तो आयरन के ऊपर एक लेयर बना देता है ब्राउन कलर का, ठीक है ना, ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, एक कह सकते हैं जैसे रस्ट होता है ना, वैसे ही आयरन के ऊपर ये कॉपर चिपक जाता है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को जब हम ये डिस्प्लेस करता है आयरन, तो आयरन कहाँ डिपोजिट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आयरन जो है क्या कह रहा है, विच मेटल इज डिपोजिटेड व्हेन आयरन इज, तो आयरन कौन सा मेटल जो है डिपोजिट होता है, बताइए कौन सा मेटल डिपोजिट होता है, तो हमारा कॉपर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि आयरन जब हम डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो कॉपर उससे वो आयरन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, तो बाहर सॉल्यूशन से बाहर नहीं जाता है, ये कॉपर क्या करेगा, आयरन के ऊपर ही चिपक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। विच प्रोसेस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आयरन रस्टिंग यूजिंग जिंक। बताइए ना, ये कितनी बार आ गया है, गैल्वेनाइजेशन, यानी आयरन को रस्ट से बचाने के लिए जिंक का यूज जो है किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, गैल्वेनाइजेशन से। आयरन रस्टेड के ऊपर जिंक का ही करते हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे लुब्रिकेशन, एलोइंग, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, सारा का सारा क्या है, प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग का ही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच रिएक्शन इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग आफ्टर अ फ्यू डेज। अब सुनिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन का इस्तेमाल जो है कुछ दिनों के बाद व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसको हम लोग स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग के लिए भी करते हैं। तो जब ये दीवार के ऊपर लगा दिया जाता है ना, तो एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, ये एयर के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसके साथ ये जो स्लैक्ट लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्लोली रिएक्ट करके एक बहुत ही थिन लेयर बना लेता है, पतला सा, जिसको आप उंगली से ना नाखून से 2-3 दिनों के बाद उसको हटा भी सकते हैं। आप देखिएगा ना, एक लेयर बन जाता है पतला सा, जिसकी वजह से दीवार काफी चमकने लगता है। तो ये बनाता है किसको, ये जो बनाता है ना, ये जो आफ्टर 2 या 3 डेज बनाता है, ये क्या बनाता है, लाइम स्टोन बनाता है। और लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे CH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है स्लोली, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यही हमारा रिएक्शन है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विच रिएक्शन गिव्स अ अलाउ प्रेसिपिटेट, सॉरी विच रिएक्शन गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट। कौन सा रिएक्शन जो है इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को अलग है, सुन लीजिए। यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड सेकेंड नाइट्रेट।
और यहाँ पे जो Kl है ये है पोटासियम आयोडाइड, सॉरी Kl है नहीं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये जो लेड सेकेंड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, ये एक्वस फॉर्म में रहता है, आपस में रिएक्ट करके येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ही एक तरह का एग्जाम्पल है, तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसमें बनता है, लेड नाइट्रेट, लेड सेकेंड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्ट फॉर्मेशन, क्या कह रहा है कि रस्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। आप बताइए कि न्यूट्रलाइजेशन तो कुछ करता नहीं है, सब्लिमेशन तो ये अलग ही प्रोसेस है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन जब तक किसी चीज के साथ कंबाइंड नहीं होगा, वो कोई भी चीज रस्ट उसके साथ होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है पाया जाता है एयर में, और एयर के अंदर क्या है, बहुत सारे गैसेस जो हैं उसमें ऑक्सीजन भी है और बहुत सारे मॉइस्चर भी होता है। तो अगर ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तभी क्या हो सकते हैं, मॉइस्ट एयर उसके साथ कंबाइंड होगा तो वो रस्ट हो सकता है, रिडक्शन होगा नहीं। यही हमारा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का कंबाइंड होना, यानी रस्ट होने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीडेशन का होना जरूरी है। तो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी एक कह सकते हैं मेटल ही ना रस्ट होगा, तो मेटल जो है जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक थीन जो लेयर है, या कह सकते हैं कि ब्राउन रेडिश ब्राउन करके एक लेयर बना लेते हैं, जो हमारा रस्ट कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन टाइप इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब ऑक्सीजन कंबाइंड भी हो किसी एलिमेंट के साथ, और हाइड्रोजन जो है किसी के साथ ऐड भी हो, उसको रिडक्शन बोलते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन उससे निकल रहा हो तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का मतलब होता है कि या तो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा हो किसी एलिमेंट से और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, यानी ऑक्सीजन किसी में ऐड भी हो रहा हो किसी एलिमेंट में एक ही उसी रिएक्शन में, और हाइड्रोजन जो है वो निकल भी रहा हो, ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा हो और हाइड्रोजन निकल भी रहा हो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और वो एक ही रिएक्शन का नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग हर एक पार्ट में, हर एक सीरीज में आप लोग 50-50 क्वेश्चन का 50-50 क्वेश्चंस का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 था। जो पार्ट 2 आएगा, आप लोग से ये बिल्कुल बता दे रहे हैं कि जैसे जैसे आप लोग का वीडियो आएगा उसमें हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 का आप लोग देखिएगा। पार्ट 2 में आप लोग को इससे आपको काफ़ी हट के और लेवल अप क्वेश्चन मिलेगा, और जैसे जैसे आपको हम क्वेश्चन सीरीज लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, आप लोग पूरा कर लेने के बाद पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर, चाहे आप एसर्शन रीजन भी देने जाइएगा, देखिएगा हम चैप्टर 1 का जब एसर्शन रीजन भी देने आपको एसर्शन रीजन का भी वीडियो लाएंगे, आप लोग क्वेश्चन करिएगा ना, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही हम करा दिए रहेंगे। और आप लोग चिंता नहीं करिए, एसर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इनसाइड आउटसाइड जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी आपको पूछा गया है और आने वाला है, हर तरह का क्वेश्चन हम करा देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इससे बहुत जो है बेनिफिट मिल सकता है सबको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है शेड्यूल जो है मंडे, थर्सडे और सैटरडे को ही आ रहा है, तो सब्सक्राइब करके, और बहुत लोग बेल आइकन को ना प्रेस करके नहीं रखता है, तो वीडियो तो जाता है लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं रहता है, पूछना पड़ता है उन लोगों को कि सर डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ठीक है ना, अपलोड किए हैं कि नहीं। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे होगा क्या कि वीडियो जैसे ही हम डालेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, बताना आप लोगों को अपना जरूर है कि भाई वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को कुछ और भी अपने से मन कर रहा है कि और भी कुछ आप चाह रहे हैं इसमें ऐड करने के लिए, कुछ और भी, ऐसे तो हम बिना कहीं आप लोग को हम लेवल अप करके देंगे ही देंगे। आप लोग का जो है ना एकदम खुश हो जाइएगा क्वेश्चन लेवल, जब पूरा का पूरा एक सीरीज ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट होगा तो आप लोग को लग जाएगा कि हाँ हम लोग का लेवल कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोग का कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। हम बस बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कमेंट कोई नहीं कर रहा है। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।